नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार का शोर थम चुका है और अब प्रत्याशियों के साथ ही नेतागण डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस चरण का दंगल 12 जिलों की 61 सीटों पर है। 5वें दौर में 27 फरवरी को रायबरेली जिले की सलोन सीट पर भी वोटिंग होनी है, जबकि जिले की अन्य 5 सीटों पर चौथे चरण में ही मतदान संपन्न हो चुका है। सलोन अमेठी लोकसभा का आंशिक क्षेत्र है। ऐसे में यहां पर 5वें चरण में वोटिंग हो रही है। रायबरेली और अमेठी के अलावा जिन जिलों में मतदान हो रहा है उसमें राम की नगरी, अयोध्या, शिवस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज भी शामिल है। और इस चरण की लड़ाई बीजेपी के लिए काफी अहम है। दरअसल अब योगी के आधा दर्जन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 5वें चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सूबे के कुल 6 मंत्री चुनावी मैदान में होंगे, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला मतदाता तय करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव मैदान में हैं। 22 के चुनाव में 5वें चरण की जो 61 सीटें हैं, उनमें पिछली बार बीजेपी गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा था। बीजेपी प्लस ने 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उसके लिए पिछले प्रदर्शन को दोहराना आसान नहीं होगा। आखिर इसकी क्या वजह है और 5वें चरण की लड़ाई में कौन से मुद्दे अहम हैं और ये चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेंगे, अब चर्चा इसी को लेकर होगी। सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे 5वें चरण की पंचायत में। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग इस बार दिलचस्प है। अब तक 403 में से 261 सीटों पर प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जबकि 5वें चरण के बाद 292 सीटों का संग्राम खत्म हो जाएगा। हालांकि कहां किसे जीत मिलेगी और अब की बार सरकार किसकी बन रही है, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा, जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दावा सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का भी हो रहा है। बहरहाल फिलहाल 5वें चरण का जो रण है उसमें कौन कितना आगे है? क्या बीजेपी 2017 का जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी या फिर सपा समेत अन्य दलों की रणनीति सत्ता पक्ष के विजय पथ को रोकने में सफल होगी? वहीं से चरण के वो कौन से मुद्दे हैं जो अहम हैं? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बताओ किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है? सपा बसपा कांग्रेस को लोग परेशान हैं। और जब पहलवान खिसिया जाता है, हारने लगता है तो क्या नहीं करता? बताओ पहलवान। ये लोग हार गए हैं और बाबा जी भी मठ जाने वाले हैं। चुनाव में वोट मांगने जो आ रहा है वो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर हमें वोट दे दो। पिछली सरकारों के किस क्वालिफिकेशन को जरूरी मानते थे? जातिवाद, क्षेत्रवाद और नोटों के बंडल। उत्तर प्रदेश में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? सियासी बिसात किसकी दमदार है? किसके दावों में दम है और किसके दावे हैं हवा हवाई? आखिर जनता किसकी बातों पर एतवार कर उसका उद्धार करेगी? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब 10 मार्च को मिलेगा, जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले यूपी चुनाव के हर चरण की लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। इतना ही नहीं, इन सबके बीच जुबानी जंग भी लगातार जारी है। सियासी दल एक दूसरे पर एक के बाद एक तीखे वार पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हमने एक विकास कराया। मैंने कहा क्या? कुछ तो बताओ। कहा साहब हर गांव में दिखाई देगा। मैंने कहा क्या? कहा साहब समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बनाई थी। यानी कब्रिस्तान की बाउंड्री के सिवाय समाजवादी पार्टी कुछ भी विकास नहीं बता सकती। एक मंत्री पुत्र जीप लेकर के किसानों पे चढ़ रहा है और यहाँ विधायक पुत्र गोली चला रहा है। ये जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है उन कैसे समझेंगे परिवार वालों का दुख दर्द?
चुनाव है तो वार पलटवार होता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल यूपी में सत्ता का संग्राम अहम मोड़ पर है। अब जो सफल रहा उसकी सरकार बनना तकरीबन तय है। आपको बता दें कि सूबे में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 27 फरवरी को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज जिले में आने वाली जिन 61 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार के 5वें चरण की 61 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने 51 सीटों पर बाजी मारी थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं सपा के खाते में 5 सीटें आई थी। इसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन 61 सीटों पर पिछली बार बसपा खाता भी नहीं खोल सकी थी। 5वां चरण यूं तो हर दल के लिए अहम है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी। दरअसल 5वें चरण के रण में बीजेपी के आधा दर्जन मंत्री मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के 6 मंत्रियों की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। केशव प्रसाद मौर्य जहां कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव मैदान में हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण और कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर से मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से उम्मीदवार हैं। यूपी चुनाव के 4थे चरण में प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया भी मैदान में हैं। इस बार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक बाद सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। देखा जाए तो 5वां चरण कई मायनों में खास है। खैर अब 61 सीटों पर कहां कौन बाजी मारता है, दिग्गज अपनी साख बचाने में सफल हो पाएंगे और सबसे अहम कि विपक्षी दलों की रणनीति इस बार बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो 5वें चरण की जो पंचायत है उस पर चर्चा शुरू करने से पहले हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं, संवाददाता। प्रशांत, जिस तरह से 5वां चरण है और इसमें 61 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों का समीकरण आखिर क्या कह रहा है? प्रशांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही? प्रशांत से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 5वें चरण की जिन 61 सीटें पर चुनाव होना है उनमें से 90% सीटों पर बीजेपी ने पहले 2017 में कब्जा किया था। 90%, इसमें से 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थी, सपा ने 5 सीटें और कांग्रेस 1 सीट और 2 सीटें निर्दलीय ने जीती थी और बसपा ने खाता भी नहीं खोल पाया था। प्रशांत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, इन सीट जो 61 सीटें हैं विधानसभा की, इन पे क्या गणित कह रहा है? जो समीकरण 4 चरणों में बैठते आए हैं वही इस सीट पर भी बैठेगा या फिर इसमें कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है? जी दीपक, बता दूं कि 12 जिलों के 61 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में जो तमाम दल हैं अपनी अपनी जो दावेदारी ठोक रहे थे और आज शाम 6 बजे से जो उनका प्रचार है वो भी थम जाएगा। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 6 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और पूरी तरीके से जो आजमाइश कर रही भारतीय जनता पार्टी कि कम से कम जिन विधानसभा में उनके मंत्री लड़ रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा बच जाए। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के चाहे बड़े शीर्ष नेता हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। तो अगर सबसे पहले बात कर ले हम चित्रकूट की, तो चित्रकूट में 2 सीटें हैं जिसमें चित्रकूट सदर से मंत्री जो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ ही खास जिला जो कहा जाए अमेठी और प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में 7 सीटें आती है जिसमें रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना मिश्रा जो दूसरी बार की विधायक हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस विधान की नेता दल थी। तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा, वहीं कुंडा सीट जो राजा भैया के नाम से जानी जाती है वो निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं।
पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वही पट्टी, अगर इस प्रतापगढ़ में पट्टी विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और कौशाम्बी की बात की जाए, कौशाम्बी के शिराथू में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहाँ समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की नेता यानी महासचिव पल्लवी पटेल चुनाव मैदान में है, तो वो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग बनी हुई है। और प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 8 पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज है, 2 पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य पर 1 पर अपना दल और 1 पर समाजवादी पार्टी कायम थी। तो प्रयागराज में भी 2 मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ और इलाहाबाद दक्षिण से नंद गोपाल नंदी। और इसके साथ ही 12 विधानसभा की बात की जाए तो वहां अपना दल को सीट मिली है और वहां वाचस्पति जो शिराथू से विधायक रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो बाराबंकी में भी 4 सीटें आती हैं, 5 सीटें हैं और बाराबंकी क्योंकि लखनऊ जनपद के बगल का जनपद है, तो ऐसे में पूरी तरीके से वहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मसने का काम किया है तो वहाँ भी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी हुई है। इसके साथ बहराइच में 2 पूर्व मंत्री आमने सामने हैं, जिसमें अगर बहराइच सदर की बात की जाए तो पूर्व मंत्री और वर्तमान की विधायक अनुपमा जायसवाल और इसके साथ ही सपा सरकार के पूर्व मंत्री और यासिर शाह, वो एक ही सीट पे आमने सामने है। और इसके साथ ही सपा ने यासिर शाह की पत्नी मारिया शाह को मटेरा विधानसभा बहराइच से उतारा है। तो वहीं गोंडा की बात कर ली जाए, गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मनिकापुर अहम सीट है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री और एक दलित चेहरे के रूप में वहां पर रमापति शास्त्री चुनाव मैदान में है। और अयोध्या में 5 सीटें हैं, अयोध्या में पवन पांडे की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। तो कुल मिलाकर दीपक ये कहा जाए कि जो 61 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 51 सीटें मिली हुई थी, तो उनको भी काबिज रखना है। साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो खोया हुआ वर्चस्व उसको बरकरार रखना चाहती है। जी बिल्कुल, जैसे कि अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल भी प्रतापगढ़ सदर से हैं और उनकी बहन पल्लवी पटेल सिराथू से हैं। ये जिस तरह से समीकरण बिल्कुल हटके अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। दीपक बिल्कुल दिलचस्प मामला है, क्योंकि सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है और सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अपना दल 2 धड़े हैं, जिसमें अपना दल मूल यानी अपना दल कमेरावादी की जो अध्यक्ष कृष्णा पटेल वहां सदर विधानसभा सीट से लड़ रही हैं प्रतापगढ़ में, और वहीं उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने जो अपना दल एस सोनेलाल पटेल के नाम से बनाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनके साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए कि प्रतापगढ़, अयोध्या और जो आपका बहराइच, ये जनपद पूरी तरीके से खास है। और इसके साथ ही कौशाम्बी शिराथू, वहां पर अनुप्रिया पटेल की माता चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो पटेल वोटों का जो बंटवारा होता रहा था वो शायद अब की बार, क्योंकि कृष्णा पटेल काफी लंबे समय से रही हैं, सुनेला पटेल भी बहुजन समाज पार्टी में है, राजीव भी लंबे समय से रहे, पूर्वांचल में उनका दबदबा भी रहा है। उनके नाम पर अभी हाल में योगी सरकार ने एक अस्पताल का भी नामकरण किया है। तो पूरा जो वहां है पटेल वोट को समेटने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया और प्रतापगढ़ सदर सीट से ही कृष्णा पटेल को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि पहले चर्चा की जा रही थी उन्हें कानपुर देहात में या कानपुर नगर की किसी सीट पर उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये पूरा जो गणित है समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पूर्वांचल के क्षेत्र को साधने के लिए कृष्णा पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अपना दल कमेरावादी गठबंधन में जो लड़ाई है वो जनता के बीच से रुझान से सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक सोनकर जी। दीपक सोनकर जी, जिस तरीके से, प्रशांत आपके पास लौटूंगा। दीपक सोनकर जी, जिस तरह से 5वां चरण है और 61 सीटें हैं, अब इन पर क्योंकि ये सीटें ज्यादा आपके फेवर में जा सकती है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो वो कभी काफी अच्छा खासा रहा है। अब ऐसे में दूसरी चीज यहां आ जाती, चित्रकूट और अयोध्या दोनों ही आप ही की धर्म नगरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी अक्सर ये कहती रही है और धर्म या राम मंदिर से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रही है। तो ऐसे में इन 2 सीट पर या फिर ये पूरे सीटों 61 सीटों का अगर समीकरण निकाला जाए तो बीजेपी कितना गेन करने वाली है? देखिए दीपक जी, ये 5वें चरण की अगर हम बात करते हैं तो 5वें चरण में लगे हुए क्षेत्र को हम अवध क्षेत्र से ज्यादा जोड़ते हैं। माने जिस तरीके से बहराइच और श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी और अयोध्या, तो जिस तरीके से ये अवध क्षेत्र है
इस अवध क्षेत्र में भगवान राम बसते हैं। तो भगवान राम का आशीर्वाद जिसके साथ है तो निश्चित रूप से जीत उसकी होनी तय है। जिस तरीके से 2017 में भी 61 सीटों पर हम लोगों को अधिक सीटों से मिलकर के हम लोग जीते थे, निश्चित रूप से उसी विकास की यात्रा के बल पर हम लोग 2022 में भी अधिक सीटों से जीतने जा रहे हैं। अयोध्या क्षेत्र की बात हो, चाहे वो प्रयागराज क्षेत्र की बात हो, चाहे वो चित्रकूट की बात हो, तो जिस तरीके से आस्था के क्षेत्र में एक डेवलपमेंट खड़ा किया है, हम बनारस का विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं भूल सकते, हम राम मंदिर का, अयोध्या का, भगवान राम का सौंदर्य निर्माण नहीं भूल सकते। वहीं अयोध्या की जनता अभी यह तय करने जा रही है कि किसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी और किसने हमारे टेंट में बसे हुए राम मंदिर को अच्छा सुंदर मंदिर बनाने का काम, रखने का, बिठाने का काम किया। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता, अयोध्या की जनता ये तय करने जा रही है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बनाया है, आज उसी विकास की यात्रा के साथ जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद इस विकास के मुद्दे के साथ 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और जनता का आशीर्वाद 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था दीपक जी, और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो लगातार जिस तरीके से चाहे वो पहले चरण की बात हो, चाहे दूसरे चरण की बात हो, चाहे तीसरे चरण की बात हो, तो लगातार हमको जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से 2022 के अंदर भी हम लोग 300 से अधिक सीटों से जीतने जा रहे हैं। पर जिस तरह से आपने कहा कि राम का वो क्षेत्र अवध आता है और ऐसे में राम भक्तों को वोट मिलना चाहिए, तो राम भक्त सिर्फ बीजेपी में ही है या सपा और बसपा में भी राम भक्त हो सकते हैं? कब तक राम के नाम पर इस तरह से एक पक्षी माहौल बनता रहेगा जिस तरह से बीजेपी बनाती रही है? दीपक जी, मैं वही तो कह रहा हूं ना, यही अयोध्या की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किसने किया और राम भगवान राम जी को टेंट से उठाकर के अच्छे सुंदर मंदिर में बैठाने का काम किसने किया। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करने जा रही है। तो दूसरी बात, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हुआ है, चाहे हम बिजली की बात करते हैं, जहां 2 से 4 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता बिजली मिलती थी, आज वहीं 24 घंटे बिजली मिलती है। आज जिस तरीके से हमने भी देखा होगा कि व्यापारी अपने घर से अगर बाहर जाता था, माने रास्ते में जाता था, तो उसके साथ लूट और छिनैती हो जाती थी। आज किसी की ऐसी मजाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे कराए जाते थे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2012 से 17 तक 600 से अधिक दंगे हुए, वहीं 17 से 22 तक एक भी दंगा नहीं हुआ। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये उत्तर प्रदेश की जनता दीपक जी पीछे किए गए कामों के आधार पर आगे आने वाले लोगों को तय कर रही है। मैं तो यह भी कहना चाह रहा हूं दीपक जी कि किस तरीके से कभी भी किसी सरकार ने, माने समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कभी किसी ने जनता के सामने अपना 5 साल का किया गया कार्यों का माने पर्पज सामने रखने का काम नहीं किया। मगर आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने 5 साल के किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का काम किया कि हमने 5 साल में कितनी योजना के साथ जनता को जोड़ने का काम किया है। हमने 24 करोड़ की जनता को 10.5 करोड़ लोगों को योजना से जोड़ने का काम किया है। हमने किस तरीके से स्वास्थ्य में डेवलपमेंट खड़ा किया है, हमने किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया है। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट खड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनता दीपक जी डेवलपमेंट के साथ। पर दीपक जी, जिस तरह से आउटपुट निकल कर आ रहा है, जिस तरह से जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है या रिव्यू जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें यह लग रहा है कि बीजेपी को बड़ा संघर्ष है। कहीं भी कोई भी आप सर्वे उठा के देख लीजिए, कोई भी आप लोगों के बीच जाके देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक जो विश्लेषक है उनसे बात करके देख लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है। फिर जब इतना डेवलपमेंट, इतना सब कुछ हुआ, तो आखिर इससे इनपुट क्यों आ रही है कि बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं है? देखिए, मुझे लगता है जिसने भी दिया होगा, भाई हमारे पत्रकार बंधु हैं, राजनीतिक पत्रकार बंधु, उनका अपना विश्लेषण है। मगर मैं भी एक विश्लेषण आपको बता रहा हूं। मैं अभी हाल ही में ही पीलीभीत जिले में गया था, पीलीभीत में अभी 4थे चरण में मैं वहां रहा हूं। 4थे चरण के अंदर 2017 में भी हम लोगों ने 4 सीटें वहां पर जीती थी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां की जनता ने निकल करके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट किया है, उसी वोट की चोट पर हम निश्चित रूप से वहां पुनः 4 सीटें पुनः जीतने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो निश्चित 10 मार्च को निश्चित होना ही है। 10 मार्च को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा जो है ना, वो सपा हो जाएगी।
ठीक है, जिस तरह से हमारे साथ अशोक यादव जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जिस तरह से अशोक जी, दीपक सोनकर जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे सोनकर जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया, इतना काम किया है, और राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलाई उन्हें राम भक्त या फिर जो जनता है वहां की उन्हें वोट क्यों देगी, और सीधा सीधा राम को साथ लेके चल रही बीजेपी जैसे कि हमेशा चलती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 200 बीजेपी कह रही है कि हम 3 या 4 चरणों में 200 पार कर गए, सपा कह रही हम पार कर गए, तो कितनी सीटें हैं कि ये भी 200 पार कर गए, वो भी 200 पार कर गए, और सपा भी कह रही होगी हम भी 200 पार कर गए? जी, उत्तर प्रदेश में जैसे कि सभी को मालूम है 403 सीटें हैं। जी, हेलो। जी 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 अशोक जी, दर्शक सुन। हेलो हेलो जी, बात कीजिए। हेलो। जी जी, आपकी आवाज दर्शक सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे कि सभी ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में हाँ जी, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं जी। लगभग 172 सीटों पर चुनाव, 172 क्या 200 से ऊपर सीटों पर चुनाव हो चुका है। हाँ जी। और 4 चरण हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, और 3 चरण और शेष हैं। अब बीजेपी के अनुसार यदि वह कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो राम, कभी आतंकवाद, कभी साइकिल को आतंकवाद से जोड़ना, इस नाम पर जो वो अलग अलग चरण में अलग अलग मुद्दों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे वही हैं जो पहले थे वो आज हैं। जबकि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, तो उसने इस नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती है कि हमने ये कार्य किया है, हमने जनता के लिए यह कार्य किया है, हमने जनता के लिए यह कार्य किया। उसको वास्तविक रूप में तो इस रूप से वोट मांगने चाहिए कि जो हमने पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य किया है, उन्हें अपना एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था, और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्हें वोट मांगना चाहिए था। रही बात भगवान राम की, तो भगवान राम तो सभी के हैं, उसके लिए कोई पार्टी अगर ये कहे कि ये हमारे हैं, तो भारत जैसे देश में एक बड़ा देश है और डेमोक्रेटिक देश है, और यहाँ सभी लोग अपने अपने राम या अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो हमें लगता है कि पार्टियों को भी ऐसा सोचना चाहिए और बीजेपी को इस आधार पर वोट न मांगे और अपने कार्य पर वोट मांगे, और फिर ये कहें कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी, तब कुछ आगे कहा जाए। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास लौटूंगा मैं। सपा नेता सत्येंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं दीपक जी, ऐसे में सवाल उठता, उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने का आरोप बीजेपी अक्सर लगाती रही है सपा पर, तो ऐसे में यहाँ पर राह आसान होगी या फिर ये एक जुमला है, या फिर इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का? आप एक बात बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम भक्त, राम मंदिर, इसके अलावा, और ये इसका इन्होंने एक धंधा बना लिया है। ये चंदा चोरी जो है इनका एक धंधा बन गया है। राम के नाम पे लोगों को लूटना, चंदा चोरी करना और निजी खर्चे वहन करना। इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी पार्टी राम के नाम पे जो चंदा चोरी कर रही है, इसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। ये चोर हैं, ये खाद चोर हैं। खाद की बोरी इन्होंने 5 किलो चुरा ली, देखिए 5 किलो खाद गायब हो गई, और इसके दाम भी डबल कर दिए। किसानों पर कितनी बड़ी मार पड़ रही है। ये दवाइयां चोर है, पूरे कोरोना में इन्होंने किसी को दवाई नहीं दी। ये राशन चोर है। उत्तर प्रदेश का राशन भारी संख्या में ट्रक जो है वो मध्य प्रदेश में पकड़े गए बेचे जाते हुए। ये अयोध्या में देखिए किस तरह से राम के नाम पर जमीनों का घोटाला हो रहा है, करोड़ों रुपए इधर से उधर गबन हो रहे हैं। सस्ते जमीन खरीद के उसको महंगा बेच रहे हैं। ये रेमडेसिविर चोर है। आप देखिए रेमडेसिविर की कीमत क्या थी, और 50,000 1 लाख रुपए तक लोग खरीदने के लिए घूम रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। ये ऑक्सीजन चोर हैं। ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिली, सरकार जो है गरीब का मजाक बनाती रही, ऑक्सीजन दी भी नहीं, और ऊपर से ये कहती रही कि हमने कोरोना में बेहतर काम किया है। गंगा में गंगा माई के लाल ने लाशें तैरते हुए देखा हुआ है। उत्तर प्रदेश जिस दुख और दर्द से जूझ रहा है, इसका एकमात्र विकल्प है, वो है समाजवादी कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार। इन्होंने 65 मेडिकल कॉलेज की भी बात की।
इन्होंने 65 मेडिकल कॉलेज की बात की है। मैं आज आपके साथ स्वराज एक्सप्रेस को तमाम लोग सुन रहे देख रहे होते हैं, मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज अगर निकल आते हैं, मैं समाजवादी पार्टी का एक सीनियर लीडर हूं, लोग मुझे हीरो भैया के नाम से जानते हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में निकल आए। आप बताइए कितना झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती है। इनको पर्चियां बंटती हैं बीजेपी की कि आपको सिर्फ एक जुमला फेंक दिया जाता है, कभी पकौड़ा फेंक दिया जाता है, कभी आप बताइए गोबर फेंक दिया जाता है। अब गोबर की खासियत पूरी भारतीय जनता पार्टी बताएगी, साइकिल को बम से जोड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये हताश हैं, आए बाएं साएं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ जालसाजी फरेबी धोखाधड़ी करने के लिए इनके लोग टीवी के कॉलम में बैठ रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा है 65 कॉलेजों का वादा किया था वो अब तक नहीं दिखाई दिए, राम के नाम पर ये चंदा खाते हैं, ये तमाम ये आरोप उन्होंने लगाए हैं, इनसे कितना इत्तेफाक रखती है बीजेपी? देखिए दीपक जी, जो खुद ही टोटी चोर हो वो चोरी का आरोप क्या लगाएगा? बताइए कितनी हल्के दर्जे की पहले आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल बोला नहीं हूँ। आपने पूरी भाषा की गरिमा को पार करके बोला, मैं आपको ध्यान से और प्रेम से सुन रहा था। भैया जी 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 जी, मैं आपको बहुत प्रेम से और ध्यान से सुन रहा था, तो कृपया मेरा आग्रह है कि आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। आप भी अपनी भाषा शैली को खो करके एक चैनल पर किस तरीके बोल रहे थे, तो मुद्दे की मुझे भी ध्यान से मुद्दे सुनिए। की बात। ठीक है सदन जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए जी। हाँ, जहां तक की बात दीपक जी, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता ये पीछे किए गए कार्यों के आधार पर तय करने जा रही है, देखने जा रही है कि किस तरीके से गलियों में किस तरीके से लूट होती थी, किस तरीके से दलित समाज की जमीनों को हथियाने का काम किया जाता था, किस तरीके से उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। आज वही पश्चिम क्षेत्र के अंदर हम लोग दीपक जी भूल नहीं सकते कि किस तरीके से वहां जेल पे रहने वाले उम्मीदवार बने और बेल पे रहने वाले उम्मीदवार बने, वही उम्मीदवार बने जो उस दंगे में बने। आप मुजफ्फरनगर घटना में शामिल हुए, धरना में लोगों ने वाले कराना की घटना में शामिल होने वाले लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया और अपने आवास पर जाकर के उनको बिरयानी की दावत कराई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जान रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास के बल पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिशा जो है ये विकास की यात्रा के साथ बढ़ा रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं माननीय जी को कि लगातार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है। आप अपने घर से निकाल करके देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खड़े हो रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से स्वास्थ्य से परेशान और बेहाल होकर के अस्पताल के बाहर ही अपनी जान देती थी। आज वही परिवर्तन होते हुए 5 लाख रुपए का आयुष्मान हेल्थ कार्ड के माध्यम से भी अपना स्वव्यवस्था इलाज करा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव है। अब जहां तक की बात रिपोर्ट कार्ड की आप बता रहे थे, तो मैं वही बात मैंने उस बात नहीं बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि कभी किसी ने, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कभी जनता को ये बताने का काम नहीं किया कि हमने 5 साल में क्या करने का काम किया। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड का कारण जनता के सामने रखा कि हमने किस तरीके से 5 साल के अंदर बदलाव खड़े करने का काम किया है। तो जिनके जो खुद चोर बैठे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो दीपक जी निश्चित रूप से 10 मार्च को तय होगा कि कौन टोटी चोर है। ये टोटी चोर का ये काफी दिनों से सुनने को मिला, आपने भी 2 बार रिपीट कर दिया। ये टोटी चोर का तात्पर्य क्या है, मतलब ये कहां से आया ये शब्द, सोनकर जी? देखिए दीपक जी, ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आदरणीय इनके समाजवादी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति किस तरीके से अपने आवास में इस टोटी को लेकर के चले जाते हैं कि एक छोटी सी टोटी को लेकर के कितना बड़ा बवाल खड़ा होता है और किस तरीके से जनता के साथ चोरी करने का काम किया जाता है, जनता को बहकाने का काम किया जाता है, किस तरीके से धर्म के नाम पर बहकाने का काम किया जाता है, किस तरीके से जाति के नाम पर बहकाने का काम किया जाता है। तो ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं जो जनता के कामों को चोर करने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चोर करने का काम किया है, ये वही। ठीक है, कोई एक आरोप लगा रहा चंदा चोर है, दूसरा टोटी चोर है, ये बड़ा चोर वाला सिस्टम अभी जानेंगे, एक बात भी करेंगे अभी। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ गए आपकी नेता नीलम जी। नीलम जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे सपा और बीजेपी की बात हो रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी बात नहीं हो रही है और बसपा की भी बात कुछ सीटों पे हो रही है, वो भी नहीं हो रही है। ऐसे में आप कहीं नजर नहीं है, आप जिस तरह से उठी थी या जिस तरह से अपना
दमखम दिखाया था स्टार्टिंग में, उस हिसाब से आप नजर ही नहीं आई या आपकी कोई हवा ही नहीं है, क्यों? एक्चुअली दीपक जी, शायद आप भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका अगर किसी ने अदा किया तो वो है, क्या नाम है, संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने किया। और आप देख सकते थे कि जब आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जेन्युइन इशू थे, जिसके लिए प्रदर्शन किए, पुलिस की लाठियां खाई, संजय सिंह के ऊपर 21 मुकदमा लगे, तो ये ऐसी नहीं बात है कि हम दिखाई नहीं दिए। हमारा चूंकि संगठन पूरा संगठन पे हमारा काम हो रहा था। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम 403 विधानसभाओं में लड़ेंगे चुनाव, तो आज हमारे सारे प्रत्याशी जो है, आप देख सकते हैं कि ना कोई दबंग नेता है, ना किसी पॉलिटिकल घराने से हैं, सारे शिक्षित हैं और शिक्षित वर्ग से आते हैं और हर वर्ग से प्रत्याशी हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और आज ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं कि वो मीडिया का काम है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। जो लहर आती है वो मीडिया के थ्रू लहर आती है, लेकिन आज हम जमीन पे हैं, आज हमें जनता सराह रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच में जाकर के खुद उन्होंने कहा कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, अन्यथा मत वोट देना। तो आज अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो तीसरी बार दिल्ली में सरकार नहीं बनती। रही बात उत्तर प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश में सराहना हो रही है, गाँव गाँव में हमारा संगठन बन चुका है, हमारा चुनाव लड़ रहा है, हमारा एक प्रत्याशी हर एक गाँव मोहल्ले में जाकर के दिल्ली वालों को बता रहा है और सारी जनता उसको सराह रही है। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं दिख नहीं रहे हैं, हम हर जगह दिख रहे हैं। तो इस वजह से आप इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जो हम मतलब जो माहौल बना चुके हैं वो दिल्ली मॉडल पे बना चुके हैं और हम काम करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जाते हैं घर में, नीलम मैडम जी दीपक जी, कितनी सीटों पर आप ऐसा मान के चल रही, कितनी सीटें जीत रही है आप? हम सीटें जीत रहे हैं, वो जनता तय करेगी, अभी तो पूरे चुनाव भी नहीं हुए हैं। जैसे कि सपा भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है हम 200 पार, ये क्या 100 या 50 पार या 200 पार या 400 पार, क्या कुछ तो होगा आंकड़ा, एक सोच तो होगी ना? आंकड़े तो देखिए, अब ये मैं मतलब बता तो रही हूँ, मैं कोई सर्वे आप लोग कर रहे होंगे, आप बता सकते हैं हमारी कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अपना पार्टी का टारगेट एक अलग होता है कि हमें हमारे 100 से पार जाना है, हमें 150 से पार जाना है। आपने कुछ सोचा नहीं है ऐसा कि हमें कितने पार जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं, बिल्कुल, जो जनता, मैं बता तो रही हूँ, जनता खुद तय करे कि हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। मैं अपने से अगर आज बोल दूंगी, फिर आप कल कहोगे नीलम जी आपने इतना बोल दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, या आप बोलोगे कि इतना ही बोला आपने, बहुत ज्यादा हो गया, ये तो आपकी उम्मीदों से ज्यादा हो गया। तो ये आकलन आप खुद करिए दीपक जी। और हम पूरी तरह से सरकार बना रहे हैं और हम सिर्फ काम पे वोट मांग रहे हैं। हमारा कोई जाति समीकरण नहीं है, हमारा कोई जाति बैंक वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है। तो इसके लिए आप खुद एक बार इंतजार करना पड़ेगा कि जनता किस तरफ जा रही है, और जनता का जो वोट होगा वो सिर्फ काम पे होगा और उनकी जो बुनियादी जरूरतों को पूरी करेगा, सरकार वही बनाएगा। ठीक है, नीलम जी बने रहेंगे हमारे साथ। अशोक सर, जिस तरह से देखा जाए, नीलम जी भी कह रहे हैं कि आप भी है और बसपा भी है, आप वाकई इस जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जंगल बहुत घना है, यहाँ अच्छी पार्टियां खो जाती हैं और अच्छी पार्टियां आई और चली गई या अपना दम तोड़ गए। तो ऐसे में आप पहले से जानती थी कि यहाँ नहीं है वर्चस्व, या सिर्फ एक ट्राई मारना चाहती थी, या आप वाकई कुछ कर रही है या फिर सामने नहीं आ पा रही? जैसे कांग्रेस की हलचल नहीं है, पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी हो सकता है कुछ पहले से ज्यादा बेटर काम करे। तो ऐसे में वाकई क्या आप है, कहीं वजूद है आपका उत्तर प्रदेश में? आप चूंकि जी आपका जो राजनीतिक विंग है वह यह चाहता है कि हम अन्य प्रदेशों में भी अपना विस्तार करें। इसी प्रक्रिया में उसने पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मणिपुर में शायद उन्होंने अब की बार कोई अपना वो नहीं रखा है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और इन 4 राज्यों में उसने प्रयास किया है। तो देखिए, कोई भी जो छोटी पार्टी होती है वो प्रयास करती है कि मेरा विस्तार हो, और मैं उसको अन्य उससे नहीं देखता हूँ। मैं केवल इतना ही सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी पार्टी का या उनका संगठन ये जरूर चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं विस्तार करें। तो ये उनका एक छोटा सा प्रयास है और वो देखते हैं कहाँ तक इसमें सफल होते हैं। यदि वह कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि सफल होंगे तो फिर वो आगे भी इसके बारे में अपना प्रयास करेंगे। अभी जो मुख्य लड़ाई है वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी,
एवं अन्य देखें तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस चूंकि सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीएसपी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो लड़ाई में ये दो दल जो हैं, अब इसमें किसकी क्या स्थिति है क्या नहीं है यह तो खैर बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही लोग अच्छे उसमें चल रहे हैं। और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय कैबिनेट के ज़्यादातर मंत्री, आरएसएस की सारी शाखाएं और उनके जो राज्य के तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, तो जब वो सभी लोग लगे हुए हैं, प्रयास हैं और देखते हैं कहाँ तक चलता है। इधर से अखिलेश यादव अकेले हैं और जो उनका अपना है। लेकिन अशोक जी, लेकिन जिस तरीके इस बार देखा जाए कि कुछ नेताओं की ऐसा शब्दों की मर्यादा थोड़ी अच्छी रखी जाए। जी, ऐसा हवा है कि कुछ नेताओं की या कुछ विधायकों की या कुछ ऐसे प्रत्याशी उनकी जानबूझकर बलि चढ़ाई गई या फिर उन्हें जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी के सामने खड़ा कर दिया गया जहां से दूर दूर तक कोई भी नाता या रिश्ता दिखता नहीं कि ये जीतेगा। जैसे कि अभी राजा भैया की कोंडा सीट से सपा ने 1.5 दशक बाद हालांकि यहाँ पे अपना प्रत्याशी खड़ा किया है गुलशन यादव, तो ये ऐसा लगता है कि गुलशन यादव के साथ न्याय हुआ है। अब जैसे एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव का भी देखा था, क्या उनके टक्कर का कोई नेता उतारना चाहिए था या इन सीटों पर ये जानबूझकर ऐसी सीटों पे ऐसा कोई ऐसा दमखम वाला ही कोई प्रत्याशी उतारना चाहिए था? नहीं ऐसा मैं आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं ना? जी, आप ही से है, आप राजनीतिक आकलन के हिसाब से आप जो बताएं। हाँ, मेरा मानना यह है कि गुलशन वहीं के रहने वाले हैं और वहाँ की नगर पंचायत के पिछले 10 वर्षों से पहले वह थे, अब उनकी पत्नी हैं। और जो राजा भैया की बात की जा रही है, तो राजा भैया भी जब भी चुनाव लड़े हैं तो समाजवादी पार्टी के ही उससे लड़े हैं। उनका समर्थन सदैव समाजवादी पार्टी से, वो जब भी जीते हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही जीते हैं राजा भैया। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी बड़े व्यक्ति को या छोटे व्यक्ति को, ये तो राजनीति में यह नहीं देखा जाता कौन किसके आगे छोटा है कौन किसके आगे बड़ा है। एसपी सिंह बघेल तो सांसद हैं, जबकि गुलशन यादव ना तो सांसद हैं ना ही विधायक रहे हैं। और जो बघेल जी की बात आपने करी, बघेल जी तो कैबिनेट में मंत्री भी हैं और वो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं और वो अखिलेश जी के सामने लड़े, तो मैं उनको भी कमजोर नहीं मानता हूँ। एक पत्रकार की उससे दृष्टि से जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने लड़ा है और वो संघर्ष है। ये तो देखिए, चुनाव में जब भी आप जाएं तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन कमजोर है कौन ताकतवर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चुनाव कौन जीत जाए कौन हार जाए, तो ये जनता है, ये सब जनता के ऊपर छोड़िए। इस पे हम लोग केवल अपनी वैसी राय रखें और कौन जीतता है कौन हारता है इसमें क्या कहा जाए। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से सपा ने एक जो 6 महीने में एक अपना विकराल रूप दिखाया और जनता के बीच जगह बनाई, ये बड़ा अच्छा रहा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लिए जो सपा हमेशा से फील्डिंग लगाती रही है और बीच में कुछ ऐसे सिनेरियोज भी क्रिएट हुए जिसका कहा जाता है कि उन विशेष समुदाय का जो ध्रुवीकरण है वो हुआ और वो कहीं ना कहीं बस सपा की तरफ मुड़ गया। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट सपा को मिला है। देखिए, इस देश में भाजपा संविधान में विश्वास नहीं रखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो आज ही संविधान को नष्ट कर दे या वो अपने हिसाब से नया संविधान बना दे। मैं और हम सब लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम सब लोग ये जिस तरह से यहाँ ये दूसरों पर जो आरोप लगाते हैं जबकि ये स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म को लेकर आप देखिए ये किस तरह से जहर घोलते हैं लोगों के अंदर। जनता को सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक हिंदू को मार के ये 100 मुसलमानों को जेल भेजते हैं, एक मुसलमान को मार के 1000 हिंदू जेल भेजते हैं। ना ये हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। इस देश में आजादी की लड़ाई से लेकर हमेशा मुसलमानों का उतना ही सहभागिता रही है जितनी हिंदू मुस्लिम सिख जितनी अन्य वर्गों की रही है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान के आधार पर राजनीति और सेवा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप देख सकते हैं
एक अकेले अखिलेश जी को घेरने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अनगिनत कैबिनेट मंत्री, भाजपा के तमाम विधायक, भाजपा के तमाम सांसद और इनके संगठन के तमाम नेता, दिल्ली में बैठने वाले बड़बोलेपन तमाम प्रवक्ता, और एक तो वो ये जो जिनका नाम जो है लोग जिन्हें अनुराग ठाकुर कहते हैं, उनका नाम होना चाहिए था परिवार ठाकुर, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरों पर आरोप लगाती है वो खुद नहीं देखती है कि हमारे पास कितने परिवारवादी ठाकुर घूम रहे हैं। ये परिवारवादी ठाकुर जो है इनका एक ही काम है अखिलेश यादव जी की छवि को धूमिल करना। गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी साइकिल से बम फोड़वा रहे हैं। आप बताइए पुलवामा में अटैक हुआ था, क्या आज तक लोगों ने जान पाया? सरकार ने उसकी क्या रिपोर्ट प्रेजेंट की? यूपी में आप देखिए विधानसभा में जो विस्फोटक इन्होंने पूरा नौटंकी रची थी, क्या हो पाया आज तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ठोकरो और ठाकुर और लाशें बहाओ गंगा में और मिट्टी के तेल से जलाओ बेटियों को, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनके नेता आप देखिए मनोज तिवारी कुटते कुटते बचे, मोटरसाइकिल पे बचा के भगाया पुलिस ने। स्मृति ईरानी उत्तराखंड से वापस लौट आई, मंच के बगल से 100 लोग नहीं थे। मोदी जी वहां पंजाब जाते हैं, देखा कि रैली में लोग नहीं है तो कह दिया कि मैं जिंदा लौट आया। अरे भैया चाइना को लाल आंख दिखाने की बात की थी देश को, इस जनमत की जो लूट की थी झूठ बोल के आपने, अरे भैया चाइना को लाल आंख दिखाओगे कि किसानों को बदनाम करने के लिए पंजाब तक पूरा नाटक रचोगे? अरे इस देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है राजनीति और सत्ता के लालच में। लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की नहीं है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। अगर बीजेपी एक बार और सत्ता में आती है तो याद रखना साम्राज्यवाद की शुरुआत करने के लिए ज्यादा देर नहीं लगाएगी बीजेपी। ठीक है, सोनकर जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही दीपक जी? जी जी जी, सुन पा रहे दर्शक आपका। देखिए दीपक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक डेवलपमेंट खड़ा हुआ है और वहीं आज उत्तर प्रदेश की जनता दोनों तरफ देखने को तय कर रही है कि कहां कौन आतंकवादियों को संरक्षण देता है, कौन भूमाफिया और माफियाओं को टिकट देता है, कौन आतंकवादियों को खत्म करने का काम करता है, कौन माफियाओं को जेल में पहुंचाने का काम करता है, कौन जो है तुष्टीकरण जाति की राजनीति करता है। आप तुष्टीकरण जाति की बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की जगह जिन्ना की मूर्ति लगवाने की बात कौन करता है? कौन लेकर के आता है जिन्ना को? तो ये कौन कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है कि कैसे धर्म की और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया जाता है। 2017 के अंदर किस तरीके से केवल एमवाई सेक्टर के साथ खड़े होकर के काम किया जाता था, केवल एक ही जाति के लोगों को नौकरियों में भर्ती किया जाता था, कभी एक ही जाति के लोगों को थाना क्षेत्रों में खड़ा किया जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ काम किया है और हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया है, हर वर्ग के साथ चल करके काम करने का काम किया है। दूसरी बात जहां तक कि हमारे कार्यकर्ताओं की है, भैया मैं तो बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगातार जनता के बीच में है, मगर चुनाव आते ही आदरणीय विदेश से आए हुए लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ गए। आज वो जुमले दिखा रहे हैं, झूठे बहके वादे कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस जुमलों में और बहकावे में आने वाली नहीं है। और मैनपुरी के अंदर अस्सी सिंह जी के बघेल के ऊपर किए गए हमले और उसको तय करता है कि किस तरीके से ये बौखलाहट, हार की बौखलाहट है, ये बौखलाहट जो तय करेगी कि किस तरीके से 2022 के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही थी। सोनकर जी, एक सवाल उठता है, जैसे आपके नेता या आप भी कहते रहे हो कि कोरोना में ये दिखाई नहीं दिए, बुरे ये हैं, आतंकवादियों से ताल्लुक इनका है, राम भक्तों पर गोली इन्होंने चलवाई, कानून व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त करवाई, कोई काम इन्होंने नहीं किया, परिवारवाद, इतनी खामियां होने के बावजूद जो 6 महीने पहले से उठे अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए, वो अकेले ही जाते हैं। उनका कोई पार्टी का नेता ऐसा मुझे रैली में नहीं दिखा जो अकेले पूरी रैली को संभाल रहा हो। अकेले अखिलेश यादव, और इतनी कमियां होने के बावजूद भी, इतनी दुश्वारियां होने के बावजूद भी आपको पूरी सेना लगानी पड़ रही है उस एक आदमी के लिए, ऐसा क्यों?
और फिर भी बराबर का आंकड़ा है। कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, कोई भी पत्रकार से पूछ लीजिए, कोई भी जनता से पूछ लीजिए, उनका सबका एक ही मानना है कि दोनों में बराबर की टक्कर है। ये 6 महीने से उठे कोई एक नेता जिसने कभी किसी चीज में जनता का हिस्सा नहीं लिया और कोरोना काल में भी कोई खास दमखम नहीं दिखाया, आप लोग भी ऐसा कहते हैं, तो वो ऐसे 6 महीने में कैसे जादू, कैसे छड़ी घुमा दी कि आपके टक्कर पे आ गया? वो अकेला ही पूरा मैदान जीत रहा है। देखिए, मैदान कौन जीतेगा दीपक जी, ये तो 10 मार्च को तय होगा। नहीं, वो सही बात है। उत्तर प्रदेश से सपा होगा, ये 10 मार्च को तय होगा। और जहां तक की बात है कि मैंने बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लोकतंत्र की मुहिम में जुड़ता है और जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखता है और जनता की समस्या का समाधान करने का काम करता है। हमने तो अपना मैनिफेस्टो भी जनता में बूथ के स्तर पर जनता के बीच में किए गए सुझावों के आधार पर तय करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रह करके काम करता है, उनकी समस्या का समाधान करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका परिणाम 10 मार्च को निश्चित रूप से मिलेगा। 10 मार्च को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सोनकर जी, इस बार ये मायने नहीं रखता कि जीतता कौन है या फिर कौन बहुमत में आता है, मायने ये भी रखता है कि आप 5 साल सत्ता में रहे, आप 5 साल में आपने काम किया, आपको वक्त मिला, आपको सब कुछ मिला, आपने पूरी ताकत जो कि चुनाव जो भी आपके पास संसाधन थे वो सपा से ज्यादा थे। अब उसके बावजूद भी अगर आप जीतते भले ही सरकार बना लें, लेकिन अगर सपा 50 सीटें भी एक्स्ट्रा ले आती है पहली बार से या 30 सीटें भी ज्यादा ले आती है आपसे, तब भी आपकी वो नाकामी ही गिनी जाएगी और आपकी कम होती है। जी सोनकर जी। हेलो। जी जी। हेलो, आपकी आवाज मुझे नहीं आई दीपक जी, क्या आप? मैंने कहा अगर आपकी सीट 20 सीटें भी कम होती हैं या 30 सीटें भी कम होती हैं और यहां पर सपा कुछ भी गेन करती है, पहले से कुछ भी ज्यादा गेन करती है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी नाकामी थी। आपको 5 साल मिले, आपको पूरा वक्त मिला, योगी आदित्यनाथ की एक अच्छी खासी सरकार थी, एक अच्छा खासा वक्त आपको मिला, आपने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया और उसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ सीटें कम होती हैं, भले ही आप जीत जाएं, भले ही आप बहुमत से आ जाएं, लेकिन फिर भी आपकी नाकामी ही गिनी जाएगी। देखिए, ये तो मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ, ये तो 10 मार्च को तय होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास के साथ, माने इस विकास के विश्वास के साथ बढ़ रही है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाया है, उसी संकल्प के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो पहले भी उत्तर प्रदेश था। ये जितनी हमने सीटें जीती थी उससे अधिक सीटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। सोनकर जी, उत्तर प्रदेश तो पहले भी उत्तर प्रदेश था। तो मैंने ऐसा नंबर 1 ऐसा कहाँ है ये लिखा हुआ है कि राष्ट्र में नंबर 1 पे यूपी है? देखिए, आज बड़े इंटरनेशनल खड़े हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बे बन करके खड़ा हो रहा है। आज किस तरीके से हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन करके खड़े हो रहे हैं। एक दो चीजों में आप नंबर 1 हुए, तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हैं जिसमें आप एक नंबर 1 हुए, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपना पक्ष रखा। अशोक जी, जिस तरीके से सोनकर जी बोल रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, हालांकि वो राजनीतिक बातें उन्होंने इधर उधर की नहीं की, धार्मिक बातें, काम की बात की कि हमने ये करा, हमने वो करा, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जो दमखम इन 6 महीनों में दिखाया और उसके बावजूद भी अगर वो बराबर की टक्कर ले रहे हैं या उससे कम भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और ये एक सोच लेना चाहिए कि आने वाले हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा कर्रा झटका लगे और जो पार्टी सत्ता से बेदखल है उसने अगर दमखम दिखा दिया तो ये बीजेपी के लिए नाकामी तो है ही, और साथ ही साथ बीजेपी के लिए सोचनीय विषय है कि आगे बीजेपी का भविष्य क्या होगा। दीपक जी, दीपक जी, हाँ जी, पहला तो ये है कि सोनकर साहब कह रहे हैं कि कोरोना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है जी। मेरा कहना यह है कि मैं विधानसभा के बिल्कुल बगल में एक पार्क रोड है जी जी, और मैं वहीं पे क्या नाम रहता हूँ। योगेश प्रवीण जी जो डेथ हो गए हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला है, एक वहां से मंत्री होते थे ब्रजेश पाठक जी, अभी भी हैं ब्रजेश पाठक जी। उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पाए थे उसी कोरोना काल में, पहली बात। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी यदि यह कहती है कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया है, तो पहले तो वो यह बताएं जो महामारी अधिनियम एक्ट था, जो महामारी अधिनियम एक्ट था, उसके तहत उनके कितने कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए। यदि उन्होंने फील्ड में कार्य किया, क्योंकि जो महामारी एक्ट था, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए कोई खुलेआम कार्य करता था तो पुलिस उस पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा क्या नाम कर देती थी। तो पहले तो वो ये बताएं कि कितने लोगों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मदद करने पर उनके विरुद्ध मुकदमे लिखे गए, जबकि समाजवादी पार्टी में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन पर मुकदमे लिखे गए, अर्थात समाजवादी पार्टी फील्ड में थी और यह लोग केवल स्टूडियो और उसमें बैठे थे। हमारे बहुत से पत्रकार साथी इस दौरान चले गए, केवल चूंकि अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, मिस मैनेजमेंट के चक्कर में हमारे बहुत से पत्रकार साथी जो कि राज्य स्तर के पत्रकार थे और उनको अपनी जान इस कोरोना काल में क्या नाम गंवानी पड़ी। तो एक बात तो यह जो ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि इन्होंने कहां पर कार्य किया। मैं तो विधानसभा के पास ही क्या नाम हूं रहता, तो जब वहां के मुख्यमंत्री जी के आवास और विधानसभा के बीच मैं रहता हूं, मैंने आज तक नहीं ऐसा कोई वो देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब आ जाइए इनके विकास कार्य पर। मैं वैसे तो नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं वैसे इनको सोनकर साहब पहले ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय और उसमें कितने विश्वविद्यालय में कुलपति दलित श्रेणी से आते हैं। केवल सोनकर साहब, क्योंकि सोनकर साहब उसको वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो सोनकर साहब केवल इतना बताएं कि वह यानी कितने विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में और उसमें कितने दलित। हालांकि वो आंकड़े तो नहीं रखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि मोटा मोटा आइडिया हो। कुछ ऐसे आंकड़े कुछ हैं आपके पास या कोई मोटा मोटा आइडिया कि हाँ ऐसे एक दो विश्वविद्यालय हैं? सोनकर जी। हाँ जी दीपक जी, देखिए आदरणीय भाई साहब ने सवाल पूछा है कि हमने विश्वविद्यालय में कितने बीसी या कितने विश्वविद्यालय में लगे हुए। देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के साथ काम करती है, हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया है, चाहे वो विश्वविद्यालय में बीसी की बात हो, चाहे वो किसी में कुलपति की बात हो, चाहे वो कहीं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की बात हो, चाहे हर वर्ग में जहां भी ऐसे नेतृत्व देने की बात है, तो चाहे हमने अपने उम्मीदवार बनाने की बात हो, चाहे पार्टी में कार्यकर्ता की बात हो, तो हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास के साथ देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिर्फ एक मोटा मोटा हिसाब बताएगा कि जो अब सीटें हैं 61, इन पर कितने पर जीत दर्ज करने वाली है सपा, जो कि पहले 5 पर ही थी पिछले चुनाव? देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, वैसे मैं आप तो ये समझेंगे कि मैं क्योंकि एक राजनीतिक दल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हम 5 से 50 पहुंचने वाले हैं और ये सीधा 5 पे पहुंचने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, लोगों ने अभी जो हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं बहुत अच्छी बात कही, बड़ा कमाल की बात कही, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपने इतना, पहली बार मैं किसी पत्रकार को इस तरह से बेबाक बोलते हुए सुन रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि इनको भी कहीं सुरक्षा न लेनी पड़ जाए, जैसे कि तमाम पत्रकार फेवर में बोल दिए। और दूसरी बात ये है कि ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से, किसानों से, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी सिर्फ जालसाजी वाली योजनाएं बनाती है और सिर्फ लूट और खसोट का काम करती है, धोखाधड़ी करती है। ये डिवाइड एंड रूल करते हैं जैसे ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था। गरीबों को अपने घुटनों पे लाके वो जिंदा रहने को ही सिर्फ आजादी समझे। कंगना रनावत से बुलवाते हैं कि 14 के बाद आजादी आई। कितनी शर्म की बात है, कंगना के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, ये जालसाज हैं, फरेबी। अगर इनका चले तो सारी किताबें फड़वा दें और अपने आप को इतिहास के वीर बता दें। ये कमजोर डरपोक लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि इतिहास को नोच के फेंक देते हैं और अपने आप को वीर बताते हैं। किसान आज की डेट में अगर मुद्दे की बात करते हैं तो रो रहा है, परेशान है। कितने लोगों को किसानों ने आप अटैक किया, उनकी हत्या हो गई, किसान मारे गए। आप बताइए किसान गाय सांड से इतना परेशान है जितना यूपी और दिल्ली योगी जी और मोदी जी से परेशान है।
युवा अगर रोजगार मांगता है तो ये खालिस्तानी कहते हैं, उनके खिलाफ FIR करते हैं। समय का अभाव है। महंगाई और राष्ट्रवाद को आपको समझना पड़ेगा दीपक जी, हमें आपको सबको समझना पड़ेगा। महंगाई और राष्ट्रवाद को दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो लोग तो ये बोलेंगे अरे भैया देश खतरे में है और देश पे हमला हो रहा है, आप राष्ट्रवादी रहिए, आप महंगाई की बात मत करिए। चाहे तेल 1000 रुपए किलो मिले आपको, लेकिन खरीदिए आप, 200 रुपए तो हो ही गया, 250। ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। अगर विपक्ष मजबूत भूमिका से भर के आ रहा है तो साइकिल पे प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद होता है, ये साइकिल पे कौन छोड़वा रहे हैं बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यन जी और दीपक सोनकर जी, नीलम यादव जी और अशोक यादव जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में सत्ता की जोरदार लड़ाई है और जो फिलहाल 5वें चरण में है, हालांकि इस चरण के लिए प्रचार को जो शोर है उसका वो अब थम गया है और सभी सियासी दल छठे रण के लिए अब ताकत झोंकने में जुट गए हैं। लेकिन सभी सियासी दल ये दावा कर रहे हैं कि वे 4 चरणों की जंग में ही सरकार बना रहे हैं। अगले चरणों में तो वो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। खैर, दावों से इतर बात करें तो वाकई बीजेपी के सामने इस चरण में बड़ी चुनौती है और देखना यह होगा कि क्या विपक्षी दल उसके विजय रथ को रोकेंगे या तस्वीर वही पुरानी ही रहेगी। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।